नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बीएचई प्रोग्राम के बीएचआईसी 134 कोर्स के गेस पेपर के 5वें अध्याय को देखो। सबसे पहले इतिहास में अंग का महान स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। इस अध्याय में 1857 वर्गों के योगदान और उनके नेताओं की भूमिका की चर्चा की। असफलताओं के कारण और विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति की व्याख्या की गई है। इस प्रकार विद्रोह पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों ने आत्मविश्वास के साथ शासन का कार्य आरंभ किया। तो चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर से हमारे परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न मिल सकता है, 1857 के विद्रोह के कारणों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर कुछ हम इस प्रकार से, खिलाफ 1857 में एक क्रांति हुई। ये क्रांति बैरकपुर के एक भारतीय सैनिक द्वारा आरंभ हुई जिसने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। इस सैनिक विद्रोह ने धीरे धीरे इस क्रांति को एक जन विद्रोह बना दिया। इस विद्रोह ने भारत के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। क्रांति होने के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक कारण थे। पहला हम लोग देखते हैं कि क्या था राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प करने की नीति क्रांति के महान कारणों में से एक थी। इस नीति के परिणाम स्वरूप असंतोष फैल गया। सतारा या सीता और नागपुर जो की रियासत फैल गया। इस प्रकार 1856 में मुस्लिम राज्य अवध अंग्रेजों का बड़ा राज्य भक्त रहा था। अवध के लोगों में इस पर असंतोष फैला। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को जो है लॉर्ड कैनिंग की चेतावनी दी गई थी कि सम्राट की उपाधि उसकी मृत्यु के बाद समाप्त कर दी जाएगी और उसके बच्चों को उसके बाद लाल किला खाली करना होगा और उन्हें कुतुब के निकट कहीं रहना होगा। मुसलमानों ने इस चेतावनी का बुरा माना और सम्राट की महारानी जीनत महल अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी। पेशवा बाजीराव द्वितीय 1856 में मर गया और उसके गोद लिए लड़के नाना साहब को अंग्रेजों ने न ही पेशवा की उपाधि दी और न ही 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन दी। वो अंग्रेजों का घोर शत्रु बन गया और एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी सिद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों की शत्रु बन गई क्योंकि उसके गोद लिए बेटे को जो है उन्होंने मान्यता नहीं दी और न ही झांसी की राज्य गद्दी उसे दी। वो मध्य भारत 1857 में क्रांतिकारियों की एक बड़ी नेता थी। इस प्रकार हड़प करने की जो नीति थी उसने बहुत से शत्रुओं को खड़े कर दिया। हड़प की नीति ने एक और तरीके से भी असंतोष फैलाया। जो राज्य अभी बच गए थे वहां के शासक भी ये सोचने लगे कि जल्द ही या देर में उनके राज्य में भी किसी न किसी बहाने हड़प कर लिए जाएंगे, इसलिए वो भी असंतुष्टता अनुभव करने लगे। दूसरा कारण है सामाजिक तथा आर्थिक कारण। अब इसमें कैसे कारण थे? पहला है कर रहित भूमि पर पुनर्धिकार। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से भी पहले कई की भूमि उनके पूर्वजों को सरकार की ओर से पुरस्कार के रूप में मिली थी। विलियम बेंटिंक ने उनके जो है अपने अधिकार के समर्थन में आज्ञा पत्र पेश नहीं कर सके। उन्होंने आज्ञा पत्र को भी कर लगा दिया। आर्थिक दृष्टि से उन्हें बहुत हानि हुई और वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। दूसरा है कि हड़प नीति के फलस्वरूप लोगों की आजीविका के साधन कम हो गए। भारतीय राज्यों के दरबारों में कई भारतीय उच्च पद पर काम कर रहे थे। राज्य के हड़प हो जाने से उनकी नौकरी का भी अंत हो गया। वो लोग भी अंग्रेजों के विरोध में भाव रखने लगे। तीसरा है कि हस्तगत राज्यों में भू व्यवस्था। अंग्रेजी सरकार ने हस्तगत राज्यों में भूमि की व्यवस्था शुरू की और उसके अधिकारियों ने जमींदारों के दावों की कड़ी जांच की। अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह से पूर्व 5 वर्षों में जो है बंबई में लगभग 20,000 जायदादों को जब्त कर लिया। अवध में बंदोबस्त के मुख्य कमिश्नर जैक्सन ने तालुकदारों को आज्ञा पत्रों की कड़ी जांच की और उनमें अधिकांश को समस्त भूमि या उसके कुछ भाग से वंचित कर दिया। ऐसे लोग अंग्रेजों के घोर शत्रु बन गए। चौथा कि सैन्य नियोजित सैनिकों में असंतोष। देशी राज्यों की अपनी अपनी सेनाएं थी। राज्यों के हड़प हो जाने के पश्चात सेना को भंग कर दिया जाता था। केवल अवध ही 60,000 की बड़ी सेना को भंग कर दिया गया। मतलब केवल अवध में ही जो है 60,000 की बड़ी सेना को जो है भंग कर दिया गया था। इस प्रकार से बहुत से जो सैनिक हैं
वो अपनी आजीविका खो बैठे और वो विद्रोहियों में जा मिले। अब हम बात करते हैं तीसरा, धार्मिक कारण का। तो पश्चिमी सभ्यता का प्रसार तथा ईसाई पादरियों के कार्य, ये भी महत्वपूर्ण है। रूढ़िवादी जनता विदेशी सभ्यता के प्रसार से बहुत ही निराश थी। उनको भय था कि इससे उनके पुरातन रीति रिवाज और भारतीय धर्म की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। ईसाई पादरी लोगों में धर्म परिवर्तन के कार्य को बहुत साहस से बात करने लगे। लोगों का विचार था कि अंग्रेजी सरकार इस कार्य में पादरियों को पूर्ण सहयोग दे रही है। फिर भी एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन के बाद भी लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार रख सकते थे। लोगों को भय हुआ कि ये कानून इसलिए बनाया गया है कि धर्म परिवर्तन में एक अड़चन को दूर किया जा सके और लोग धर्म परिवर्तन की ओर उत्साहित हों। मुस्लिम तथा हिंदू एक ही प्रकार से अनुभव करने लगे कि उनका धर्म संकट में है। रेलों का आरंभ। भारत में रेलों का निर्माण हो चुका था। विभिन्न जाति और धर्म के लोगों को एक ही डब्बे में यात्रा करनी पड़ती थी। रूढ़िवादी हिंदुओं ने सोचा कि रेल का निर्माण उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया गया है। बहुत सी पिछड़ी हुई जातियों और अनपढ़ लोगों ने यह सोचा कि तार प्रणाली में कुछ जादू है। वैसे तो रेल तथा तार का निर्माण जनता की भलाई के लिए किया गया था, परंतु धर्मांध लोगों ने इसका उल्टा अर्थ निकाला या उल्टा अर्थ लगाया। सती प्रथा आदि पर प्रतिबंध। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद करने के लिए एक कानून पास किया। सती के लिए प्रयत्न आत्महत्या के बराबर घोर अपराध बनाया गया तथा सती के कार्य में सहायता भी नर हत्या के समान अपराध बनाया गया। कुछ समय पश्चात विधवा पुनर्विवाह के लिए भी एक कानून बनाया गया। रूढ़िवादी हिंदुओं ने इन दोनों कानूनों को अपने धर्म में हस्तक्षेप समझा। चौथा कि मनोवैज्ञानिक कारण। किसी समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि भारत में अंग्रेजी राज्य का एक शताब्दी के बाद अंत हो जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा के स्वामी बन चुके थे। उस समय से 100 वर्ष 1857 में पूरे होते थे और लोगों में ये धारणा कम हो गई कि इसी वर्ष अंग्रेजी राज्य का अंत हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के लिए इस भविष्यवाणी ने मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कई दर्जन लोग चाहते थे कि किसी प्रकार अशांति फैले जिससे कि उन्हें लूटमार का अवसर मिले। पांचवा कारण है सैनिक कारण। भारतीय सिपाहियों में भी असंतोष फैला हुआ था और कई कारणों से सिपाही आपत्ति का स्रोत बन गए थे। ये कारण कौन कौन से हम एक एक करके देख लेते हैं। भारतीय सिपाहियों की कम तनख्वाहें और उनसे दुर्व्यवहार। भारतीय सिपाहियों के वेतन कम थे। भारतीय सिपाही को साधारणतया सेवानिवृत्ति के समय जो वेतन मिलता था उतने अंग्रेज सिपाही के भर्ती होने के समय दिया जाता था। अंग्रेजी राज्य का विस्तार हो गया था और भारतीय सिपाही को अपने घरों से बहुत दूर सेवा के लिए जाना पड़ता था, परंतु उसके लिए उन्हें कोई विशेष भत्ता नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त पदोन्नति के अवसर भी उनके लिए सीमित थे। अंग्रेज अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। स्वभावतः भारतीय सिपाही बहुत ही रुष्ट थे। सैनिक अधिकारियों की असैनिक कार्यों पर तब्दीली। सेना, विशेषकर बंगाल की सेना में नैतिकता और संयम की कमी हो गई थी। इसके लिए कंपनी स्वयं उत्तरदायी थी। बहुत से योग्य अंग्रेज अधिकारी सैनिक सेवा से बदलकर असैनिक क्षेत्रों में नियुक्त कर दिए गए थे। पदोन्नति के लिए केवल ज्येष्ठता को ही आधार माना जाने लगा और बहुत से वृद्ध अधिकारी जिनकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो चली थी अब भी सेना का नेतृत्व करते थे। जनरल गॉडविन ने 70 वर्ष की आयु में द्वितीय बर्मा युद्ध में सेना की कमान संभाली हुई। तीसरा कि प्रथम अफगान युद्ध में असफलताएं। अंग्रेजी सेनाओं को प्रथम अफगान युद्ध के समय आरंभ में कई बार असफलता मिली, यद्यपि अंत में अंग्रेजों की विजय हुई। बंगाल सेना में असंतोष। बंगाल सेना में अधिकतर अवध तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों के ऊंची जाति के लोगों को भर्ती किया जाता था। ऐसे सैनिक अपने जाति पक्षपात के विषय में दृढ़ थे और वो आसानी से पश्चिमी सैनिक संयम के अनुसार काम करने को तैयार नहीं थे। बहुत से भारतीय सैनिकों ने द्वितीय बर्मा युद्ध में समुद्र पार सेवा करने की आपत्ति प्रकट की, क्योंकि समुद्र पार यात्रा करना उनके धर्म के विरुद्ध था। और पांचवा है सामान्य सेवा भर्ती कानून। लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार बंगाल सेना में भर्ती होने वाले भारत में या भारत के बाहर कहीं भी सेवा के लिए भेजे जा सकते थे।
इससे ऊंची जाति के भारतीय सैनिकों के धार्मिक प्रभावों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि समुद्र पार कर जाने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। छठा है सेना का अनुचित रूप से वितरण। सेना का विभाजन उचित रूप से नहीं किया गया था। दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद जैसे सामरिक महत्व के स्थान पर भारतीय सिपाहियों के हाथ में था। दीनापुर में एक अंग्रेजी रेजिमेंट के अतिरिक्त इलाहाबाद और कलकत्ता के बीच अंग्रेज सेना का कोई और गढ़ नहीं था। भारतीय सिपाही सामरिक महत्व के स्थानों पर अपना अधिकार रख सकते थे और इस विचार ने उनका उत्साह बढ़ाया। यूरोपीय और भारतीय सैनिकों की गिनती में असमता। 1856 में इंग्लैंड कई युद्धों में उलझा हुआ था। वह क्रीमिया में रूस तथा पर्सिया से एक ही साथ युद्ध कर रहा था। भारत से बहुत से अंग्रेजी सैनिक बुलाकर उन युद्धों में भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त देशी राज्यों को हस्तगत करने के पश्चात उन पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय सिपाहियों की गिनती में वृद्धि कर दी गई थी। इस समय भारत में अंग्रेजी और देशीय सिपाहियों में लगभग 1.5 का अनुपात था, 1:5 का अनुपात था। इससे भी भारतीय सैनिकों का उत्साह बढ़ा हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तत्कालिक कारण का, तो चर्बी वाले कारतूस थे। भारतीय सेना में एक नए प्रकार की जो है बंदूक एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हो गया। इसके कारतूस चर्बी से चिकने किए जाते थे। बंदूक में भरने से पहले इन कारतूसों को एक किनारे पर दांतों से काटना पड़ता था। ऐसा विचार फैल गया कि ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के चिकने यानी कि जो है चर्बी से बनाए जाते थे या चिकने किए जाते थे। और अंग्रेजी सरकार ये इसलिए कर रही थी ताकि लोगों का धर्म भ्रष्ट हो। चिकने कारतूसों ने अंग्रेजी राज्य के शत्रुओं के हाथ में विद्रोह खड़ा करने का एक यंत्र दे दिया। देश के कोने कोने में चिकने कारतूसों की वार्ता फैल गई, जिससे भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैला। वर्जित चर्बी फौजी सामान बनाने वाले कई फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की गई थी। यद्यपि सरकार ने इस आरोप का खंडन कर दिया था। देश में पहले से ही आग भड़की हुई थी। चिकने कारतूसों ने उसमें तेल का काम किया। सतलज से नर्मदा तक सारे देश में मानो तूफान आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। 1857 का जो विद्रोह है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। चिकने कारतूसों ने तो केवल इसे शीघ्रता से लाने में जो है सहयोग दिया। तो ये तो था 1857 के क्रांति का कारण। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह के उद्भव की व्याख्या कीजिए, या 1857 के विद्रोह किस प्रकार आरंभ हुआ ये बताइए। तो विद्रोह आरंभ होने के कई महीनों पहले से तनाव का वातावरण बना हुआ था। कई विद्रोहजनक घटनाएं घटी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना 27 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुई, जहां वहां पर तैनात एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी। उसे फांसी पर लटका दिया गया और इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, परंतु इससे सिपाहियों में फैले असंतोष और क्रोध का पता चल गया। इस घटना के एक महीने के अंदर 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सैनिक के 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया और 9 मई को 10 साल के लिए जेल की सजा दे दी गई। इस पर विशेष भारतीय सिपाहियों में जोरदार प्रतिक्रिया हुई और अगले दिन 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय फौज में विद्रोह कर दिया। अपने साथियों को मुक्त कराकर और ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय किया। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध और आदि स्थानों पर फैल गई। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ उसका जो है स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, क्योंकि लोगों ने जैसे ही सिपाहियों के अधिकारियों पर गोली चलाने की आवाज सुनी, उन्होंने आसपास के सैन्य
बाजारों को लूटना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के बंगलों पर आक्रमण कर उन्हें जला डाला। आसपास के गांवों के गुर्जर शहर में घुस गए और विद्रोहियों में शामिल हो गए। दूर संचार के तार काट दिए गए और घुड़सवारों को जो संदेश लेकर दिल्ली जाते थे रोक दिया गया। जैसे ही मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, वहां भी भारतीय सेना ने बगावत कर दी और विद्रोहियों में शामिल हो गए। उन्होंने वृद्ध बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार 24 घंटे के अंदर एक मामूली विद्रोह से शुरू होकर ये पूरी तरह से राजनीतिक बगावत में परिवर्तन हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। अगले एक महीने में बंगाल भी इस विद्रोह में शामिल हो गया और इसकी पूरी फौज ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। सारा उत्तर और पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम भारत शस्त्र लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो गया। अलीगढ़, मैनपुरी, बुलंदशहर, इटावा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, शाहाबाद, दानापुर और पूर्वी पंजाब जहां भी भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। सेना के विद्रोह करने से पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन भी तितर बितर हो गया। इसके तुरंत बाद शहर और गांवों में विद्रोह शुरू हो गए, लेकिन कई स्थान ऐसे भी थे जहां के लोग सेना के विद्रोह से पहले से ही बगावत कर चुके थे। जहां भी विद्रोह भड़का, सरकारी खजाने को लूट लिया गया, गोले बारूद जब्त कर लिए गए, बैरकों और न्यायालयों को जला डाला गया और कारागार के दरवाजे खोल दिए गए। गांव में कृषकों और बेदखल किए गए जमींदारों ने महाजनों तथा नए जमींदारों के बही खातों को नष्ट किया। उन्होंने अंग्रेजों के बनाए न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों, राजस्व दस्तावेजों तथा थानों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार विद्रोहियों द्वारा उपनिवेशिक शासन से संबंधित सभी चिन्हों को नष्ट करने की कोशिश की गई। ये भी ध्यान रहे कि जहां जनता विद्रोह में शामिल नहीं हुई, वहां भी लोगों ने विद्रोहियों के साथ बहुत सहानुभूति का व्यवहार किया। वे विद्रोहियों की हर जीत पर खुश होते रहे और अंग्रेजों के वफादार रहने वाले सैनिकों का सामाजिक बहिष्कार करते रहे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ सक्रिय शत्रुता का व्यवहार किया, उसे सहायता या सूचना देने से इनकार कर दिया और उसे गलत सूचना देकर गुमराह कर दिया। 1857 के विद्रोह का जन चरित्र उस समय भी स्पष्ट हुआ जब अंग्रेजों ने इसे कुचलने की कोशिश की। उन्होंने विद्रोही सिपाहियों को ही नहीं दबाया, बल्कि दिल्ली, अवध, पश्चिमोत्तर प्रांत, आगरा, मध्य भारत और पश्चिमी बिहार की जनता के खिलाफ भी एक भरपूर निर्मम लड़ाई उनको लड़नी पड़ी। पूरे गांव जला दिए गए और ग्रामीण तथा नगरीय जनता का कत्लेआम किया गया। अंग्रेजों को एक एक करके गांवों से लड़ना पड़ा। उत्तरी भारत के अनेक भागों को फिर से जीतना पड़ा। लोगों को किसी मुकदमे के फांसी देना और फांसी के बाद सबके सामने पेड़ों से लटकाना पड़ा। क्षेत्रों में विद्रोह कितना फैल चुका था। 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत ही अधिक हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। बहुत कुछ जो है आपका मतलब मैंने ये कहा कि 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। सैनिक तथा जनता हो या नेता, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच पूरा सहयोग देखा गया। सभी विद्रोहियों ने एक मुसलमान बहादुर शाह को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था। मेरठ के हिंदू सिपाहियों के मन में पहला मुस्लिम भावनाओं का जहां भी सफल हुआ, वहीं हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए फौरन ही गौ हत्या बंद करने के आदेश जारी और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। तीसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा 1857 के विद्रोह में सैन्य विद्रोह तथा जन विद्रोह के विस्तार पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर वाले कारतूस का अपने सार्जेंट पर हमला, उनको मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल टाउन में कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 10 मई को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुलकर विद्रोह कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई। अपने साथियों को मुक्त कराकर वे दिल्ली
वे लोग जो है दिल्ली की ओर चल दिए। 11 मई को दिल्ली को कब्जे में कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का जो है बादशाह घोषित कर दिया, परंतु वास्तव में नेतृत्व सैनिक नेता बख्त खान ने किया। विद्रोह जल्दी ही समस्त उत्तरी और मध्य भारत में फैल गया। जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। जुलाई 1857 में इंदौर, महू, सागर और सियालकोट जैसे कुछ स्थानों पर विप्लव हुए। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली फिर से कब्जे में ले लिया। कैप्टन हडसन ने यहाँ विद्रोह पर नियंत्रण किया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब यानी कि धोंधू पंत ने किया। इनके सहयोगी तात्या टोपे बड़ी बहादुरी और चतुराई के साथ जो है अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़े। कानपुर में जनरल हैवलॉक ने विद्रोह को दबाया। लखनऊ में विद्रोही अपने बेटे बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित किया। ग्वालियर में विद्रोही किया। 17 जून 1800 में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। यहाँ विद्रोह को जो है विलियम टेलर और मेज विसेंट आयर ने दबाया। बनारस में विद्रोहियों को कर्नल नील द्वारा दबाया गया। इस प्रकार 1857 का विद्रोह देश के बहुत, परंतु ग्वालियर राजा नाभा जिन राजाओं ने विद्रोह को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई। सेना के अनुसार ये विद्रोह पूर्णतया सैनिक विद्रोह था, परंतु उपर्युक्त विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता। विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने जरूर किया था, परंतु इसमें आम आदमी ने यानी कि आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। अधिकतर स्थानों पर इनका नेतृत्व रजवाड़ों के प्रमुखों ने और जमींदारों ने किया, जो उस समय अपनी प्रजा के स्वाभाविक नेता माने जाते थे। विद्रोह की घटना के क्रम को देखने से ही जो है उसके फैलने की प्रवृत्ति और तरीके का पता लग जाता है। विद्रोह की आग मेरठ और दिल्ली से गंगा तट पर नीचे की ओर फैली। जैसे जैसे विद्रोह की खबर फैली वैसे वैसे उतने ही अंतराल से विद्रोह भी फैल गया। एक अफवाह ये भी थी कि 30 मई 1857 का दिन उत्तर भारत से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से निष्कासित करने के लिए मुकर्रर किया गया है। जिस प्रकार दिल्ली पर कब्जा होने की खबर से सेना और जनता ने विद्रोह कर दिया, उसी प्रकार मई के अंत में लखनऊ का पतन के बाद अवध के आसपास के इलाकों में विद्रोह भड़क गया था। इस बात के प्रमाण है कि विद्रोह कर रही रेजिमेंटों के बीच थोड़ा बहुत तालमेल और संचार कायम था और उनके क्रियाकलापों यानी कार्यकलापों के एक प्रकार की समानता थी। पर जिन्होंने ये तालमेल बैठाने की कोशिश की उन्होंने अपने नाम को गुप्त रखा। सेना में एक ही क्षेत्र अवध से ज्यादातर सिपाही भर्ती किए गए थे, अतः विद्रोह और ब्रिटिश कार्यवाही की खबर तेजी से फैल गई। धर्म से संबंध अफवाहों ने विद्रोह की आग को फैलाने में घी का काम किया। इस विद्रोह में जो है ब्रिटिश अधिकारियों के घर नष्ट किए गए और सरकारी खजानों और जो है जेलों को तोड़ा गया। अवध के सिपाहियों ने घोषणा की कि तेलिंग राज का आगमन हो गया है। 1857 की क्रांति की औपनिवेशिक व्याख्या के अनुसार 1857 का गदर मात्र एक सैनिक विद्रोह था, जिसका कारण मात्र सैनिक असंतोष था। इन इतिहासकारों का मानना है कि सैनिक विद्रोहियों को कहीं भी जनप्रिय समर्थन प्राप्त नहीं था। ऐसा कहकर वो ये जताना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन निर्दोष था और आम जनता उससे संतुष्ट थी। जन विद्रोह का बात करें तो विद्रोह के फैलने की गति देखकर सरकारी अफसर चकरा गए। उन्हें लगा कि इतने बड़े विद्रोह के पीछे जरूर कोई षड्यंत्र रहा होगा। इस विद्रोह के पीछे षड्यंत्र के संदर्भ में रोटियों के प्रश्न को इसका प्रमाण माना गया। 1856-57 के जाड़े में एक गांव से दूसरे गांव में चपातियां वितरित होती रही। विभिन्न व्यक्तियों के लिए इसका अलग अलग अर्थ था। वस्तुतः ये विद्रोह का बिगुल था और जहां जहां ये चपातियां पहुंची वहां वहां विद्रोह की आग फैली। चर्बी लगे कारतूस, आटे में हड्डी चूर्ण
कि मिलावट और जबरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तन करने जैसी अफवाहों ने भारतीय जनता के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के रूप में परिवर्तित कर दिया। कई स्थानों पर लोग इकट्ठे होकर बात विचार करते और योजनाएं बनाते थे तथा सरकारी तथा बनिया समुदाय की संपत्ति पर आक्रमण कर देते थे। पड़ोसी गांव की एक जो है जाति और नातेदारी के संबंधों से जुड़े लोग इकट्ठा होते थे और एक साथ मिलकर आक्रमण करते थे। अमूमन 30 से 60 गांवों के लोग एक साथ मिलकर सदा मुख्यालय पर आक्रमण करते थे। सभी जगह आक्रमण का एक ही तरीका मतलब तरीका जो है वो एक ही जैसा होता था। कर वसूलने वाले अधिकारियों, न्यायालय में काम करने वाले पदाधिकारियों, पुलिस और बनिया पर आक्रमण किया जाता था। विद्रोहियों द्वारा कोष लूटे जाते थे, कैदियों को रिहा किया जाता था और मकानों में भी आग लग जाती थी, आग लगाई जाती थी। विद्रोही निश्चित रूप से राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करते थे, इसलिए वो आर्थिक स्रोतों को नष्ट करने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। मसलन कोटा भी कोयले की खान नष्ट की गई, कोटा की कोयले की जो खान थी उसको नष्ट की गई, नहरों को तोड़ा गया ताकि नाव द्वारा ब्रिटिश सेना बुलंदशहर न। रेलवे पर आक्रमण किया गया। संयुक्त प्रांत में उन कारखानों पर भी आक्रमण किया गया जिन पर गरीब मजदूर जीने के साधन के रूप में निर्भर थे। इसकी एकता और बंधन को देखकर हैरानी हो उनके आक्रमण करने से नहीं हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म कर पाए। अब है चौथा प्रश्न। भारत में बगावती संस्थानों का वर्ण फेंकने के साथ साथ नए प्रशासन के लिए विद्रोहियों द्वारा संगठित है। दिल्ली में दूसरे विभागों से दिल्ली पर कब्जा करने के बाद पड़ोसी राज्यों से पत्र द्वारा सहयोग मांगा गया। अन्य केंद्रों में भी इस प्रकार के संगठनात्मक प्रयास किए गए। अवध में बिरजिस कादर को सर्वसम्मति से बादशाह घोषित किया गया। ये घोषणा 30 जून 1857 को चिनहट के युद्ध में अंग्रेजों को हार के तुरंत बाद दी गई। विद्रोहियों ने निम्नलिखित शर्तों का पालन करने का आदेश किया। सेना की संपत्ति के बाद ही सेना के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली के आदेश का पालन किया जाएगा। विद्रोही कार्यकारी परिषद में 2 निर्णय लेकर अधिकारियों से मिलकर बना था। भुगतान को देखने के लिए प्रशासकों और दरबार के अधिकारियों से मिलकर बनी इकाई। एक सेकेंड, चलिए। जुलाई 1857 के आसपास जब विद्रोह की शुरुआत ही हुई थी, तब किसी भी निर्णायक संस्था के अंदर तालुकदार शामिल नहीं थे। वस्तुतः तालुकदारों और जमींदारों को विद्रोह में शामिल होने और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए आदेश जारी किए गए थे और उनके भूमि और भू राजस्व का अधिकार सही सलामत रहने देने का आश्वासन दिया गया। कभी कभी विद्रोहियों के बीच मतभेद भी हुआ करते थे। मसलन अवध में बिरजिस कादर और मौलवी क्या बोल सकते हैं अमादुल्लाह के अनुयायियों का मतभेद, परंतु फिर भी एक संगठन का आभास बनाए रखने का प्रयास उल्लेखनीय था। सिपाहियों और कमांडरों की कार्यवाहियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। विद्रोही सेना के नियमित भुगतान का भरपूर प्रयास किया गया। इसके लिए गहनों के सिक्कों में ढाला गया था। तालुकदारों को भू राजस्व की छूट दी गई और उन्हें सैनिकों को भुगतान करने का आदेश दिया गया। पांचवा हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1857 के विद्रोह का दमन किस प्रकार किया गया, अथवा क्या ब्रिटिश सरकार 1857 के विद्रोह को दमन करने में सफल रही? तो इसका उत्तर है, विद्रोह की सूचना मिलते ही अंग्रेजों ने उसे दबाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जिन जिन स्थानों पर विद्रोह संगठित रूप से नहीं उभरा, उन्हें आसानी से दबा दिया गया। पेशावर, सिंगापुर, कोल्हापुर, चिटगांव और मद्रास जैसे दूर दराज के इलाकों में विद्रोह एक एक करके और मुख्य धारा से न जुड़कर अलग थलग पड़े रहे। इससे इन विद्रोहों को दबाने में आसानी हुई। जुलाई के आरंभ तक विद्रोह अपनी शकल अख्तियार कर चुका था और अंग्रेज इसे दबाने की और प्रवृत्त होने लगे थे। भारत की अंग्रेजी सरकार के आग्रह पर इस विद्रोह को दबाने के लिए 39,000 ट्रूप लंदन से रवाना किया गया। नवंबर 57 तक ये सेना हुगली तट पर पहुंच गई।
दिल्ली में भारतीय सैनिकों में कुशल युद्ध संचालन का अभाव था, अतः वे पंजाब से आने वाली सहायता को रोकने में असमर्थ रहे। इसके विपरीत अंग्रेजी पलटनें पूर्ण अनुभवी सेनापति की कमान में थी। अगस्त सितंबर में पंजाब में बड़ी बड़ी तोपें दिल्ली पहुंच गई। 14 सितंबर 1857 को कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया गया तथा 6 दिनों तक भयंकर युद्ध के बाद 20 सितंबर तक दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 21 सितंबर को बहादुर शाह, उसकी बेगम जीनत महल और उसके पुत्र को बंदी बनाकर उन्हें भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां बेबसी में दिन काटते हुए 1862 में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। जुलाई 1857 में अंग्रेजों ने कानपुर कर अधिकार कर लिया, किंतु तात्या टोपे ने संघर्ष जारी रखा। अगस्त के मध्य तक विद्रोहियों को आरा, गया और हजारीबाग यानी कि बिहार से जो है निकाल करके फेंक दिया गया। भयंकर मारकाट के बाद 21 सितंबर को दिल्ली भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इसके बाद विद्रोहियों ने लखनऊ को अपना केंद्र बना लिया। अवध प्रांत में लखनऊ युद्ध का प्रमुख केंद्र था। सभी जिलों से यहाँ गोला बारूद भेजा जाता था और फैजाबाद में भी बंदूकों की मरम्मत करने का कारखाना खोला गया। कई तालुकदार व्यक्तिगत तौर पर लड़े। एक आंकड़े के अनुसार अवध में 1.5 लाख लोग मरे। इसमें गैर सैनिक यानी कि नागरिकों की संख्या 1 लाख थी। मार्च 1858 में लखनऊ के हारने के बाद विद्रोही देहातों में फैल गए और लखनऊ से दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम और उत्तर पश्चिम से विद्रोह को जीवित रखने का प्रयास करने लगे। सितंबर अक्टूबर 1858 तक विद्रोहियों को यह विश्वास था कि एक संगठित और योजनाबद्ध आक्रमण से अभी भी अंग्रेजों को अवध से भगाया जा सकता है और वे इसी दिशा में प्रयत्न करने लगे। जून 1858 तक अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जनरल नील और जनरल हैवलॉक ने जिस रास्ते से भी वे गुजरे निरीह पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का कत्लेआम करवाया। झांसी और लखनऊ में भी साधारण नागरिकों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया। रस्सियों से लटकवा कर गोली से उड़ा देना सामान्य बात थी। जिन जिन रास्तों से अंग्रेजी सेना गुजरती थी वहां लाशों के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता था। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। तात्या टोपे अपने मूल नाम जमुना तट पर बसा कालपी में हारकर जून 1858 में ग्वालियर पहुंचे और अक्टूबर में नर्मदा पार किया। 1859 में उन्हें बंदी बनाकर मृत्युदंड दे दिया गया। दूसरा, झांसी की रानी जो जून 1858 में लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तीसरा, बेगम हजरत महल जो बाद में नेपाल भाग गई। इसके अतिरिक्त चौथा, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया और 1859 के आरंभ में नेपाल में जाकर छिप गए। इसके अतिरिक्त आरा के कुंवर सिंह, जिन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर को अपना रण क्षेत्र बनाया, मई 1858 में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। अवध की सीमाओं और रोहिलखंड में विद्रोहों का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया और अंतिम 10 तक उसने 10 नहीं बल्कि अंतिम दम तक अवध की सीमाओं तथा रोहिलखंड के अंदर विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया और अंतिम दम तक उसने लड़ाई लड़ी। उसकी मृत्यु जून 1858 में हुई। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक गौरवपूर्ण घटना है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये विद्रोह कुछ मूल कमजोरियों के कारण विफल रहा। सीमित हथियार और गोला बारूद तथा कमजोर संचार व्यवस्था के बावजूद विद्रोही 1 साल से अधिक समय तक लड़ते रहे। कई सिपाही ब्रिटिश संसाधनों को देखते हुए हैरान थे और वे ये संभावना भी देख रहे थे कि कहीं उन्हें दबाने के लिए अंग्रेज फ्रांसीसियों की सहायता न ले लें।
दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अवध को घेर लिया, दिल्ली और जमुना के इलाकों की गर्दन दबोच ली और फिर अवध की ओर से अपना ध्यान केंद्रित किया, मतलब अवध की ओर जो है अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे सभी जगहों पर विद्रोह का दमन कर दिया और 1857 का विद्रोह असफल हो गया। छठा प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले, विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। 1857 के विद्रोह के परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चाहे असफल रहा, परंतु उसकी अनेक उपलब्धियां एवं परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। चाहे इस आंदोलन के बाद पुनः ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह स्थापित हो गई, मगर विद्रोह व्यर्थ नहीं गया। हमारे इतिहास में अपनी उपलब्धियों के कारण ही महत्वपूर्ण घटनाओं की श्रेणी में आ सका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके परिणाम को इन शब्दों में व्यक्त किया है, यह पुरानी व्यवस्था पर नई व्यवस्था की विजय थी। इस विद्रोह के परिणाम निम्न थे। पहला, कंपनी के शासन का अंत। इस विद्रोह के कारण मैटकॉफ की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिश पर कंपनी की सत्ता को भारत में समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक एक्ट बनाया। उसी के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर एक घोषणा की, जिसके द्वारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई। प्रशासन में विभिन्न परिवर्तन किए गए। धार्मिक हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। भारतीय प्रजा को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता का विश्वास दिलाया गया। धर्मनिरपेक्षता बराबर बढ़ती गई। भारतीयों को सरकारी नौकरी मिलने लगी। सैद्धांतिक रूप से वे सर्वोच्च पदों पर धीरे धीरे प्रगति करके जा सकते थे। सरकारी घोषणा की गई कि भारतीयों के साथ जाति और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन बराबर बढ़ता गया। इस विद्रोह ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वास्तव में इसी संग्राम ने देश में संपूर्ण स्वतंत्रता के बीज बो दिए, जिनका फल हमें 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। देसी राजाओं को भारतीय सरकार ने ये आश्वासन दिया कि भारत में उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग नहीं बनाया जाएगा, उनका अस्तित्व स्वतंत्र रूप में बना रहेगा। भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र सॉरी भारतीय शासकों को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दे दिया गया। इससे अनेक शासकों ने राहत की सांस ली। जागीरदारों और राजाओं को ऐसे संधि पत्र लिख कर दिए गए जिनमें उन्हें गोद लेने का अधिकार दिया गया। देश प्रेम की भावना। इस संग्राम ने भारतीय जनता के मस्तिष्क पर वीरता, त्याग और देशभक्तिपूर्ण संघर्ष की एक ऐसी छाप लगाई कि वे अब प्रांतीयता और क्षेत्रीयता की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर धीरे धीरे सारे राष्ट्र के बारे में एक सच्चे नागरिक की तरह सोचने लगे। विद्रोह के नायक सारे देश में प्रेरणा के स्रोत और घर घर में चर्चा के विषय हो गए। ये इस आंदोलन की एक महान उपलब्धि थी। शासन की नीति में परिवर्तन। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन की घोषणा की गई। भारत के विकास का वचन दिया गया। जनता के कल्याण कार्यों में रुचि लेने की घोषणा की गई। साम्राज्य विस्तार न करने का वचन किया गया और धर्मनिरपेक्षता की नीति का घोषणा की गई, लेकिन अधिकांश आश्वासनों की पूर्ति नहीं की गई। हिंदू मुस्लिम एकता। इस विद्रोह का सबसे अच्छा परिणाम ये हुआ कि अब देश में हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। पहले की अपेक्षा इस बार देश के दो धार्मिक संप्रदाय, हिंदू और मुस्लिम, पहली बार एक समान शत्रु यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में जमा हो उठे। चर्बी के कारतूसों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हिंदू मुस्लिम की एकता ने ही विद्रोह की एकता प्रदान की। साधारण वर्ग के लोग, सैनिकों एवं नेताओं ने अपनी सांप्रदायिकता की भावनाओं को पृथक रखकर एक ही प्लेटफॉर्म पर इस प्रयास में अंग्रेजों से देश को आजाद कराने की घोषणा की।
वास्तव में ये पहला महत्वपूर्ण अवसर था जहां अंग्रेजी अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति में असफल रहे। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने हमारे सामने ये तथ्य स्पष्ट रूप से रखा कि उस समय मतलब उस तक हमारे देश में सांप्रदायिकता का सर्वसाधारण लोगों एवं राजनीति में कोई स्थान नहीं था। लेकिन इस एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बाद में जी जान से अनेक प्रयत्न किए। सैनिक संगठन में परिवर्तन। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना का पुनर्गठन किया और अब धीरे धीरे अंग्रेजी सैनिकों की संख्या को कुल सैनिकों की आधी संख्या से अधिक कर दिया गया। तो खानों पर पूर्ण रूप से अंग्रेजी सैनिकों का अधिकार कर दिया गया। तो इस प्रकार ये हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।